नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल की स्थापना दिवस की और हीरक जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। और इस दौरान सीएम ने कहा, आपको बता दें, सीएम ने कहा है कि किसी भी देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, यह जानना हो तो इसका अंदाजा युवाओं की भावनाओं को देखकर लगाया जा सकता है। बेटियों को भी सेना में अफसर बनने का समान अवसर मिले, इसके लिए कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल में बेटियों के एडमिशन शुरू हुए। अब तीसरा बैच आने को तैयार है। यह सौभाग्य है कि यूपी में देश का पहला सैनिक स्कूल खुला था। अब प्रदेश में सैनिक स्कूल की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कार्रवाई होगी। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अपने उन सभी वीर जवानों के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया। मैं इस अवसर पर श्रद्धांजलि देता हूं उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना के शिल्पी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी को, जिन्होंने आज से 60 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में देश के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, उत्तर प्रदेश का ये सैनिक स्कूल देश की रक्षा सेनाओं के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। कारगिल युद्ध के समय जब पाकिस्तान की सेना भारत भूमि में घुसने का दुस्साहस की थी और देश पर जबरन एक युद्ध थोपने का कुत्सित प्रयास हुआ था, उस समय भी हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन की सेनाओं को भारत भूमि से बाहर करने और दुश्मन को घुटने टेकने के लिए किस रूप में मजबूर किया था, यह देश के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के माध्यम से पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने उसको महसूस किया है। कैप्टन मनोज पांडे इस विद्यालय की उसी विरासत का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिनके नाम पर आज देश के इस पहले सैनिक स्कूल का नामकरण आज यहाँ पर संपन्न हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल, जब मुझे उत्तर प्रदेश में सत्ता सौंपने का सौभाग्य हमारी पार्टी ने मुझे दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उपलब्ध कराया, तो देश के इस पहले सैनिक स्कूल के बारे में कुछ किया जाना चाहिए, ये मेरे मन में एक भाव था। क्षेत्र में बालिकाओं के प्रवेश को भी प्राथमिकता के आधार पर लेकर के अब बालक और बालिकाओं में हम भेद नहीं करेंगे, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके योगदान से भी हम सुरक्षा भी, समृद्धि भी और लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। यह भाव भी आज हम सबको दिखाई दे रहा है और हम सब ने पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को इस अवसर पर आगे बढ़ाया है। मेरे सामने हीरक जयंती के कार्यक्रम की बात जब सामने आई थी, तो मैंने सैनिक स्कूल के प्रबंधन से इसी बारे में कहा। मैंने कहा देश का पहला सैनिक स्कूल है और सैनिक स्कूल ने अनेक विभूतियों को देश को दिया है। खासतौर पर रक्षा सेना के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा हमारा उत्तर प्रदेश का ये सैनिक स्कूल रहा है। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति को लेकर कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उसके पहले कल सीएम योगी का कहना था कि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से न केवल कोविड-19 बल्कि संचारी रोगों को भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी इसी प्रयास का हिस्सा है।
योगी ने कहा कि इस दौरान मेडिकल स्क्रीनिंग, सर्विलांस टीम और एम्बुलेंस सेवा को सक्रिय रखते हुए बीमारी में मृत्यु दर पर काबू पाया जा सकता है। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने नेपाली पीएम ओली की ओर से अयोध्या पर दिए बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि सियासी लोग जब धर्म में दखल देते हैं तो उनका बेड़ा गर्क करते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री ओली जी का जो बयान है, मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने श्री रामचंद्र जी को लेके एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, जिसको लेकर भारत के अंदर तमाम जनता के अंदर, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब के अंदर गुस्सा पाया जाता है। देखिए, रामचंद्र हिंदू समुदाय की आस्था का प्रतीक है, उनसे उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सियासतदान अपना काम करें, धर्मगुरु अपना काम करें। देखिए, मज़हब का बेड़ा उस वक्त गर्क होता है जब सियासी लोग जब धर्म के अंदर दखल देने लगते हैं तो धर्म का बेड़ा गर्क करते हैं और वो अपने हिसाब से धर्म को चलाते हैं। इस वक्त दुनिया को मालूम है कि नेपाल जो हिंदुस्तान के सामने घुटनों के बल भी नहीं खड़ा हो सकता है, आज भी वो चाइना के इशारे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है कि चाइना के इशारे पर खेल हो रहा है। पूरा खेल चाइना के इशारे पर हो रहा है। मामला सुपर पावर का है और जिस तरीके से कोरोना वायरस के बाद में चाइना ने हमारी सरहद के ऊपर आके हमला किया और जिस तरीके से उसने कानूनों को, नियमों को बालाए ताक रखकर उसने जिस तरीके से हमारे जवानों को शहीद किया, जवानों को मारा, वलो हिंदुस्तान ने भी उसका ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया। मगर चाइना के ही इशारे के ऊपर नेपाल उचक रहा है, दुनिया जानती है। लिहाजा पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं, हमारा मुल्क भी चाहता है। पड़ोसियों से अगर से ताल्लुकात ख़राब हुए तो फिर अगर से चिंगारी कहीं के ऊपर लगी होती है तो आप ये ना सोचिए ये चिंगारी वहाँ लगी हुई है, हम इससे सेफ हैं। नहीं, जब वो शोला बन के अपने घर को जलाती है तब पता चलता है। हिंदुस्तान के अंदर चिंगारी लगाने की कोशिश ना कीजिए, अपने शोलों को बचाने की कोशिश कीजिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने नेपाली पीएम ओली के अयोध्या पर दिए बयान और भारत में बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन समेत कई अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो अखंड भारत की एक हमारे वैदिक परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारी स्क्रिप्चर्स में, धार्मिक हिंदू धर्म में एक व्यवस्था मिलती है, उसका विस्तार सब कुछ था। वो मुझे लगता अफगानिस्तान से शुरू होकर श्रीलंका तक और आपका भूटान, नेपाल, ये सब उस समय मिले हुए हिस्सा था अखंड भारत की जो परिकल्पना थी। उसमें हर आदमी जानता है कि प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म आज की तारीख में अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश कर दिया है कि वहीं पर हुआ था और उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है उस पर किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जहां पे थोड़ा बहुत भी गुंजाइश हो। हमारा नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है, बहुत अच्छा देश है, हमारा बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं। उस रिश्तों पर हमको आपको सबसे सर्वोपरि रखना चाहिए क्योंकि वो महत्वपूर्ण रिश्ता है। और बाकी चीज़ों, कोविड की वैक्सीन आज अलग अलग देशों में अलग अलग लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट पे है। अभी आपने देखा होगा रशिया में 2 दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने सक्सेसफुल अपने ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं। चाइना ने कल अपनी वैक्सीन को अलाउ किया है, परमिशन किया है, मिलिट्री को ऑलरेडी एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं वो, और बाकी जो उसके लिए है वो उसकी और रिसर्च बढ़ा रहे हैं। ICMR की जो वैक्सीन है, मैं इस बात से ये हिंदुस्तान की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी की जो कम्युनिटी है, ये एक अच्छा प्रपोजल सामने आया है। मुझे विश्वास है कि हमारी वैक्सीन ज़रूर सक्सेसफुल होगी। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि साइंस की जो प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, साइंस की जो डिसिप्लिन है, जो उसकी टाइमलाइंस हैं, उससे ज़रूर हम स्टिक करके उस पर काम करें, क्योंकि हम भारत सरकार की तरफ से ही ICMR से अलग आवाज़ें उठती देख रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अलग टाइमलाइंस और डेडलाइंस आ रही थी। तो ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था DST ने, भारत सरकार ने। लेकिन जो साइंटिफिक रिगर है, जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है, उसका पालन ज़रूर करें। मुझे लगता है कि जो टैलेंट इंडिया में अवेलेबल है, जो साइंस में रिसर्च का पैशन और कमिटमेंट है, उसका कोई मुकाबला नहीं। निश्चित रूप से हमारे साइंटिस्ट एक अच्छी वैक्सीन बनाएंगे और हिंदुस्तान को, पूरी जनता को, पूरे विश्व को उसका लाभ। देखिए, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जो हुआ, जो हमने देखा किस तरीके से
जो लैप्सेस हुए, आप मीडिया ने कम से कम इस एक मुद्दे को मजबूती से अच्छे से दिखाया है, अच्छे से चलाया है। मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा प्रेशर उत्तर प्रदेश की सरकार पे बना है। विपक्ष ने बहुत मजबूती से इन चीज़ों को उठाया है कि जो लीगल सिस्टम की प्रोप्राइटी है, जो कानून की प्रक्रिया है, जो इस देश का संविधान है, उसकी सुरक्षा और उसके दायरे में ही चीज़ें होनी चाहिए। सरकार ने जो जांचें बैठाई हैं, कहीं ना कहीं उस दबाव का असर था कि उसी के दबाव में ये जांचें बैठी हैं। हमने तो ये मांग की थी कि भारत सरकार के किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज में हुआ है। मुझे विश्वास है उसमें भी सच्चाई निकल करके आएगी। अब उत्तर प्रदेश जल्दी से जल्दी इन चीज़ों की सच्चाई जानना चाहता है, जिससे कि ये एक इशू जो है वो सेटल हो और बाकी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने राजस्थान की राजनीति पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन से बड़ा कोई एक नेता नहीं हो सकता। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भी पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। और व्यक्ति का निर्माण संगठन तय करता है कि उसका निर्माण, उसका महत्व और उसका उपयोग क्या होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ने यह समझा था कि श्री सचिन पायलट जी को अध्यक्ष बनाना है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने उनको अध्यक्ष पद की गरिमा देने का काम किया। अगर पार्टी ने तय किया कि उनको डिप्टी सीएम के पद पर जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, तो पार्टी ने उनको डिप्टी सीएम पद की शोभा और गौरव बढ़ाने का मौका दिया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी संगठन और पार्टी से बड़ा बनने की कोशिश करेगा, वो निश्चित रूप से अनुशासनहीनता में आता है। और कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। किसी को भी अनुशासन के दायरे में रहकर पार्टी के फोरम में जो भी बात करना है वो बात करें। पार्टी के अनुशासन के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, और जो जल्दीबाजी में होते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। सिंधिया जी की स्थिति को देखिए, करते थे और आज उनका बयान और टीवी पर चेहरा देखे जमाना हो जाता है। पहले उनका ट्वीट मीडिया की सुर्खियाँ बना रहती थी और आज उनके ट्वीट को कोई पूछता भी नहीं है। ये सिंधिया जी की स्थिति है। कहीं ना कहीं वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नज़दीक थे, इसलिए उनका महत्व था। आज वो अर्श से फर्श पर आकर पड़े हुए हैं। और आज मुझे लगता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार एक भ्रामक स्थिति में लाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और लगातार लोकतंत्रात्मक ढांचे पर हमला करने का प्रयास कर रही है, डर और भय का माहौल बनाना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, तमाम इनकम टैक्स के छापे डलवाना, ये साबित करता है कि जनादेश का भारतीय जनता पार्टी अपमान करने का प्रयास कर रही है। ये उनको तय करना है कि वो कहाँ जाएंगे। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में सदस्य हैं, युवा नेता हैं। आगे क्या तय करना है ये उनको तय करना है। ग्रेटर नोएडा में एक टोल कर्मचारी की पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि टोल कर्मचारी अकबरपुर टोल प्लाजा पर तैनात इस टोल कर्मचारी ने किसी वाहन चालक से टोल के पैसे चुकाने को कहा था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। इस टोल कर्मचारी को जमीन पर लेटाकर पीटा गया और सरेआम इस गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि टोल पर एक काले रंग की कार खड़ी है और उसमें से 3 से 4 लोग उतरते हैं। ये भी नजर आता है कि उसी समय एक स्कूटी पर सवार होकर 3 अन्य लोग वहां पहुंचते हैं। अचानक से सभी टोल प्लाजा के दफ्तर के कर्मचारी को खींचकर उसके कैबिन से उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। करीब 7 से 8 लोग इस कर्मचारी के साथ शुरू में हाथापाई करते हैं और फिर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे का है। वीडियो वायरल होने पर यहां पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी विशाल पांडे ने कहा कि इस मामले में केस को दर्ज किया गया है। इस घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में टोल मांगना भारी पड़ता हुआ यहां पर
नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक टोल कर्मचारी की पिटाई करने का वीडियो सामने आया और बताया जा रहा है कि टोल कर्मचारी अकबरपुर टोल प्लाजा पर तैनात इस टोल कर्मचारी ने किसी वाहन चालक से टोल के पैसे चुकाने को कहा, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। आज शाम को 6:30 बजे एक गाड़ी आई जो लोकल का बता रहा था अपने आप को, और लोकल के दादागिरी कर रहा था। मेरे स्टाफ से थोड़ी धमकी दे रहा था कि मैं देख लूँगा तुझे, और अपने उत्तर के उसने ज़बरदस्ती बूम तोड़ा और धमकी देके मारने की धमकी देके चले गया। उसके 10-15 मिनट बाद एक गाड़ी आई स्कॉर्पियो, जिसमें 7-8 जने आए। एक स्कूटी आई जिसमें 2-3 जने बैठ के आए, आके मेरे स्टाफ को मारा। आते मारने के बाद जान से मारने की कोशिश की, उसके बेचारे रीढ़ की हड्डी मारा, खूब मारा उसको, मार के वो भाग गए। और मेरा स्टाफ इस समय हॉस्पिटल में है। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पे घटना हुई है? इससे पहले भी यहाँ घटना होती रही है। आप पुलिस से शिकायत करते हो, कार्रवाई हुई है? मैं जब भी घटना करती पुलिस को हम रिपोर्ट करते हैं, पर पुलिस के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई होती नहीं है। थाना दादरी अंतर्गत टोल टैक्स पर कुछ लोगों के द्वारा टोल के पैसे देने के विवाद को लेकर के मारपीट टोल टैक्स कर्मी के साथ हुई है। तहरीर प्राप्त हो रही है, इस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की। देश में कई जगह भारी बारिश के बीच संगम नगरी प्रयागराज में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल तेज बहाव के साथ गंगा में अचानक से जलकुंभी का ढेर लग गया। हर जगह नजर दौड़ाने पर जलकुंभी दिखाई देने लगी, जिससे श्रद्धालु काफी परेशान नजर आए। खैर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं आम नागरिक को, जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ नहाने के लिए। काफ़ी पौधे यहाँ चले आ रहे हैं पानी के कटाव से बहते हुए, और इसमें छोटे छोटे कीटाणु भी होते हैं जो मनुष्य को काफ़ी दिक्कत कर सकते हैं। खुजली वगैरह कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। बस हम यही जलकुंभी आने से फर्स्ट ऑफ ऑल दिक्कत ये आ रही है कि जो जलकुंभी आ रही है, बढ़ता हुआ स्रोत जो पानी का निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें जो नागरिकगण आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, उनको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और दिक्कतें निरंतर नहाने में बराबर हो रही हैं कि जलकुंभी ऊपर आ जाना, और काफ़ी दिक्कतों का सामना। कुंभी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, भक्तों को स्नान करने में दिक्कत हो रही है। जलकुंभी बह के आती है, लोगों के शरीर में लिपट जाता है, और जलकुंभी के अंदर तमाम प्रकार कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, वो छपट जाते हैं, जो कि आदमी को काटने पर बीमारी पैदा हो जाती है, तमाम प्रकार की असुविधाएं दिक्कत हो जाती है। और जलकुंभी का प्रकोप इतना ज़्यादा हो रहा है इस समय कि बहुत दिक्कत हो रही है नहाने में भी, और जल ले जाने में भी कीड़े मकोड़े के अंदर जो लगे चपटे हुए हैं, वो जल के अंदर सब बह रहे हैं। जल लेने में उसके अंदर चले आते हैं, जल भी खराब हो जाता है, जल भी दूषित हो जाता है, और लोग स्नान करते हैं उसमें भी शरीर में लग जाते हैं कीटाणु, उसमें भी दूषित होता है, और जलकुंभी से बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार स्नान करने में भक्तों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्माण में तरक्की करना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों ने भारत की पैरा ड्रॉपिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम डेवलप किया है, जो कि हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट से 7 टन तक वजनी सैन्य उपकरण और जरूरत का सामान मौके पर पैराशूट के जरिए सप्लाई कर सकता है। DRDO ने यह सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी तकनीक के जरिए विकसित किया है। इसके प्लेटफॉर्म सिस्टम का उत्पादन भारतीय कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा किया जा रहा है, जबकि सामान गिराने वाले पैराशूट को आर्डनेंस फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। आपको बता दें, DRDO काफी लंबे समय से इस सिस्टम को बनाने की तैयारी कर रहा था। पिछले करीब 5 सालों से भारत में हैवी ड्रॉप सिस्टम की टेस्टिंग जारी है। इसे कानपुर की आर्डनेंस पैराशूट फैक्ट्री में बने पैराशूट के जरिए टेस्ट किया गया है। झांसी में दिनों दिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक साथ 127 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। झांसी में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 730 हो चुकी है। एक्टिव मरीज 464 है। कोरोना के अब तक 226 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं कोरोना से अब तक झांसी में 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज कोरोना के इतनी बड़ी तादाद में मामले आने से प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि कोरोना के इस महामारी को हल्के में ना ले जाए। जानलेवा है ये, और इसके साथ लोगों को ये भी समझना होगा कि मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है।
चंबल क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि खनन माफियाओं ने एक पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके चलते पुलिसकर्मी सहित एक युवक उसकी चपेट में आ गया। यह घटना आगरा थाना क्षेत्र के कागरौल की है, जहां से हर रोज खनन माफिया बालू भरकर ले जाते हैं। मंगलवार रात को ग्रामीणों ने खनन माफियाओं को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सिपाही राघवेंद्र यादव पहुंचे और फरार हुए खनन माफियाओं का पीछा किया। तभी खनन माफियाओं ने सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे सिपाही और युवक उसकी चपेट में आने से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरा नाम। ये जो अभी पुलिस वाले के साथ दुर्घटना हुई है ट्रैक्टर से, बता रहे क्या मामला था? आप थे मौके पे? मामला था, हाँ सर, मैं रनिंग करके लौट रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। मैंने अपने साथी को बोला कि बाइक लेके चल रहा था, मैंने देखी भाई दोस्त क्या हो गया यहाँ पे। देखा तो बजरपुर से भरी हुई ट्रॉली ओवरलोड थी और ये हमारे जो हेड कांस्टेबल थे वो उनको रोकने के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी को ट्रैक्टर को रोका नहीं और उन्होंने इन्हीं की साइड में ट्रैक्टर को काट दिया, जिससे कि ट्रैक्टर गड्ढे में जा पहुँचा और ये हमारे जो पुलिस वाले थे ये उसके नीचे दब गए। कितनी चोट लगी है? चोट इतनी लगी है कि शायद अगर वहाँ हम रनिंग करने वाले लड़के और आने जाने वाले लोग नहीं होते तो शायद ये एक्सपायर भी हो सकते थे। एटा जनपद के अवागढ़ ब्लॉक में करीब 25 गांव के हजारों लोग खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यह पूरा इलाका डाक जोन के तहत आता है। ऐसे में यहां के लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए इलाके में 3 ओवरहेड टैंकों का निर्माण करोड़ों रुपए खर्च कर कराया गया, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इन गांवों की महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं। कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ। 118 TTSP को बिल्कुल चालू कर दिया है और इनमें अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ था, जिसका विधिवत हमने भुगतान कर दिया है और मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको दे दूँगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह अभी कनेक्शन ना हुआ तो हम बिजली विभाग से निवेदन कर लेंगे, तो 2-3-4 दिन में वो जुड़ जाएगा। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे भी दिया है, इस हमने भुगतान। कानपुर अपहरण मामले में एसपी अपर्णा गुप्ता ने उन पर लगे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि बैग हाईवे से फेंका गया था, हम वहां से कैसे जा सकते थे। आपको बता दें 22 जुलाई को एक युवक के परिजनों ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी। घर वालों ने कहा कि फिरौती के लिए पुलिस के कहने पर घर भेजकर 30 लाख रुपए का इंतजाम किया, लेकिन जब अपहरणकर्ता को पैसे देने गए तो पुलिस ने पैसों का बैग हाईवे से फेंकने को कहा, जिससे अपहरणकर्ता बैग लेकर भाग निकले और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा लेके का बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमनलाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया, मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते करनाली और मोहना नदी उफान पर है। इसके चलते लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कोतवाली के गांव में नदी का पानी भर गया। गांव में आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नदी के जलस्तर को देखते हुए लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 से 4 दिन से नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। ग्रामवासियों का कहना है कि हर साल इलाके में बाढ़ से यह प्रभावित रहता है, लेकिन शासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती और ना ही सरकार की तरफ से गांव में शौचालय बनाए गए। इसको लेकर लोगों छोटे छोटे बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चौगुर्दी गांव है, रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना नवजिया कोई व्यवस्था नहीं है। हरा बीमार हो उसका कोई इलाज नहीं है। और यहाँ पर ये आखिरी भारत का बॉर्डर है। अगर उधर बीमार हो जाते हैं तो कैसे लाते हैं? नाव से लावा जाता है, लेकिन नाव मिल नहीं पाती है
गांव के करीब पानी आ गया है। कौन सा गांव है ये? जनकपुर। अच्छा। और समस्याएं खराब हो गई, गांव के करीब पानी भरा है और जाने आने की तकलीफ है, कोई व्यवस्था नहीं, टट्टी पेशाब न कोई साधन है न कुछ है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।